पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, चाइना में सूखा पड़ा हुआ है, यूरोप में बिजली नहीं है और फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर डांस कर रही है। उनको ये चूज़ करना पड़ रहा है कि अब हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी दें या फिर इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी दें। इंडिया और चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम में डिफरेंस क्या है कि चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ओपेक है और वहाँ पे किसने कितना लोन उठा रखा है या फिर शैडो लैंडिंग कितनी ज़्यादा हो रखी है इसका किसी को आइडिया नहीं है। चाइना की जो स्ट्रेटजी रही है कि पूरे वर्ल्ड को सस्ता सामान बेचो, अल्टरनेटिव्स को ख़त्म करो और फिर मार्केट को डोमिनेट करो। यूएस को ये बात समझ में आ गई है कि दे हैव टू स्टॉप चाइनाज राइज, अदरवाइज यूएस की जो सुपर पावर स्टेटस है वो चला जाएगा। तो 2020 से पहले वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट का रेट था किलोवाट आवर का, जिसको हम इंडिया में यूनिट बोलते हैं, वो 6 से 10 रुपये के बीच में था। अभी 50 रुपये के अराउंड है, इवन इन यूके, इवन इन जर्मनी, इवन इन फिनलैंड, इवन इन पोलैंड। सो इनको क्या लगता था कि तुम रशिया पे सैंक्शन लगाओगे और रशियन इकोनॉमी गिर जाएगी भरभरा के, या रशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इनको ये समझ में नहीं आया कि रशियन इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स्ड है। यूक्रेन एज ए नेशन को बहुत कम टाइम हुआ है, तो जो पब्लिक है उसमें एक नेशनल प्राइड वाली फीलिंग नहीं है इतनी। तो उनकी आर्मी मेनली यूएस उस पे चलती है, हैंडआउट्स पे, तो वो आर्मी अत्यधिक करप्ट है। उनका पर्पस रशियन हेट्रेड ज़्यादा है, यूक्रेनियन प्राइड कम है। कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पहले थी, पीक पर थी, इकोनॉमिक क्राइसिस पीक पर था और अब नेचुरल डिजास्टर भी टूट पड़ा है और इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगतेगी पाकिस्तान की जनता। जब भी चाइना को ये कहता है कि वी वांट टू रीनेगोशिएट सीपैक, चाइना का एक ही आंसर होता है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। पाकिस्तान की फ्लड के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जाहिल लोग तो ये हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है इनका। इनके जो डैम स्टार्टिंग में बनाए थे इन्होंने इंडस पे, जो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जितना पानी पाकिस्तान के पास जाता है, पाकिस्तान इज़ नॉट इन ए सिचुएशन टू यूज़ ऑल दैट वाटर। इनके जो पहले के डैम बने हुए थे, इन्होंने कोई नए डैम तो बनाए नहीं है। 1-2 डैम इनके चाइना ने बनाए हैं अभी पीओके में। तो जो पाकिस्तान के पुराने डैम हैं उनकी सिल्टिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि डैम की एक लाइफ होती है, उसके बाद आपको डीसिल्ट करना पड़ता है उसको, उसमें से जो रेत और वो इकट्ठा हो चुका होता है वो निकालना पड़ता है। पाकिस्तान ने कभी डीसिल्टिंग की नहीं उनके डैम्स की। तो उनके जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी बहुत कम है करंटली, तो ना तो उससे वो पावर जनरेट कर सकते हैं, ना उससे वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इतना जितनी उनके पास ज़मीन है उसको इरीगेट नहीं कर सकते वो। डांस करना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का डांस करना ख़राब बात है। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। पहली बात तो वो कोई फोक डांस नहीं कर रही थी। अगर आप वीडियो एक बार देखेंगे तो इट वाज क्लियर कि शी वाज अंडर अल्कोहल और ड्रग्स। और जो उसने ड्रग टेस्ट करवाया है तो कोकीन या हेरोइन ये 2 दिन से ऊपर ब्लड में नहीं टिकती, सो वो चीज़ हटा सकते हैं। तो उनका नेगेटिव पॉजिटिव आने से उसका कोई मतलब नहीं है। नंबर 2, शी इज़ ए मैरिड पर्सन और वो डर्टी डांसिंग कर रही थी किसी मेल रैपर के साथ। सब थे, मेल फीमेल सब थे। नहीं, एक और वीडियो है, अच्छा, उसमें वो 2 या 3 मिनट तक डांस कर रही है, डर्टी डांसिंग, चिपक चिपक के। शी इज़ मैरिड। उसके बाद एक फ़ोटो और आई है जिसमें 2 लड़कियां टॉपलेस होके किस कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर हॉल में। उसने क्या किया था, शी हैड गॉन टू ए म्यूज़िक फेस्टिवल, और वहाँ पे उसने जब म्यूज़िक फेस्टिवल ख़त्म हुआ तो उसने सबको इनवाइट कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके पार्टी कर लो, चलो पार्टी करते हैं। हाँ। सो जो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसकी भी एंट्री हुई, रैंडम पर्सन थे वो, उनका कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इन चीज़ों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पूरे कंट्री की पावर है, और जब आपका प्राइम मिनिस्टर अगर डीजनरेट होता है तो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस उसको टारगेट करती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कौन आपके प्राइम मिनिस्टर को या हेड ऑफ स्टेट को कंट्रोल कर रहा है उसकी डीजनरेसी की वजह से। दैट इज़ द प्रॉब्लम।
अब यूरोप की अगर पब्लिक इतनी डीजनरेट हो चुकी है या फिनलैंड की पब्लिक इतनी डीजनरेट हो चुकी है कि उनको अपनी प्राइम मिनिस्टर को नचाना है, तो फिर दे कैन वेरी वेल डू इट. हु आर वी टू से एनीथिंग. हेलो गाइज, वेलकम टू द रेड हॉट पॉडकास्ट. और आज हम आपसे बात करेंगे थोड़ा हमारा ये वर्ल्ड अफेयर के बारे में. हमारे पड़ोस के देशों में क्या चल रहा है, और जैसे पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, चाइना में सूखा पड़ा हुआ है, यूरोप में बिजली नहीं है और फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर डांस कर रही है. तो चाइना में जैसे आपको पता ही है यांगजी रिवर ना, यांगजी रिवर लाइक इंडिया में जैसे गंगा रिवर है, सबसे लंबी नदी है वहाँ की. उसको शायद क्या नाम है उसका, चांगजियांग बोलते हैं चाइना में. जो यांगजी था ये वेस्टर्न ने दिया था ये नाम. उसका मतलब होता है चाइल्ड ऑफ द ओशियन. तो उसकी एक तरह से जैसे इंडिया का जो इरिगेशन और जो भी है, मतलब पूरा डिपेंड करता है एक नदी के साथ में, साथ जो सिविलाइजेशन होती है वो ग्रो करती है नदी के साथ में. जैसे हड़प्पा थी और ये हमारी इंडिया में भी जैसे थी पुरानी, तो वैसे ही चाइना भी एक तरह से यांगजी रिवर पे मतलब काफ़ी डिपेंडेंट है. वहाँ के इनलैंड वाटरवेज भी है उसमें, और आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन का भी रहता है काफ़ी कुछ, और इरिगेशन के लिए भी वहाँ पे हाइड्रो पावर के लिए हाइड्रो पावर थ्री गोर्जी डैम और कोई सबसे बड़ा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो भी उसी रिवर पे है. और अभी आई थिंक उन्होंने सबसे ज़्यादा पानी छोड़ा है उससे, और अगले 10 दिन में मतलब पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया है एक तरह से. 3 गॉर्जेस में लोवेस्ट लेवल पे है करंटली वाटर. हाँ. तो ये सूखा जो आया है, मतलब एक तो वो बोलते हैं ना कंगाली में आटा गीला. चाइना में पहले ही थोड़ा एक रियल इस्टेट सेक्टर में वो हुआ था, काफ़ी मतलब लो पे चला गया एक तरह से. वहाँ पे जो मिडिल क्लास जिन्होंने फ्लैट की बुकिंग कर रखी है वो अपनी EMI नहीं पे कर रहे हैं, बैंक्स को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंक से पैसे गायब हो रहे हैं उनके अकाउंट से. और एक तरह से मतलब इट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर चाइनीज कॉमन मैन. तो अभी ऊपर से ये सूखा, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी को रिवॉल्व करने मतलब थोड़ा सा रिबाउंड करने के लिए 1 या 2 क्वार्टर का टाइम चाहिए था इससे. बट ये सूखे से अभी जो इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट होंगे उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट है और इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं. वहाँ पे जो डिसीजन, कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं वो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन नहीं लिए जाते. अभी यांगजी रिवर मेनली उनके सिचुआन प्रोविंस से फ्लो करती है, और इन्होंने यांगजी रिवर पे इतने ज़्यादा डैम बना रखे हैं कि हर डैम में कंपटीशन लगा रहता है कि वो इतना पानी छोड़ेगा, वो इतना पानी नहीं छोड़ेगा. और ये आपस में ब्यूरोक्रेटिक उसमें रेड टेप में उलझे रहते हैं और इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते. तो चाइनीज़ कुछ मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि 1860 से के बाद पहली बार इतना तगड़ा ड्रॉट आया है उनके. और अभी उनके साथ कि एक कोरोलरी कह लो या फिर अपोजिट वो हो रहा है कि नॉर्दर्न चाइना में फ्लड आ रखी है, इनर मंगोलिया प्रोविंस में, और साउदर्न चाइना में ड्रॉट आ रखा है. तो चाइना में मेनली पावर हंग्री इंडस्ट्रीज़ हैं काफ़ी सारी, और सिचुआन प्रोविंस जो है इनका, उसमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हैं, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, और सिलिकॉन चिप्स मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हैं वहाँ पे, क्योंकि चीप हाइड्रो पावर अवेलेबल है सिचुआन प्रोविंस में, और फ्रेश वाटर अवेलेबल है काफ़ी सारा. आई थिंक नियरली 80% जो उसका पावर जनरेशन है सिचुआन प्रोविंस का, वो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से ही आता है, हाइड्रो पावर से. अभी इन्होंने क्या कर रखा है कि सिचुआन प्रोविंस की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये शंघाई को भी सप्लाई करते हैं, और प्रोविंसेस से, जियांगसी प्रोविंस से, उनसे सिचुआन में इलेक्ट्रिसिटी आती है. तो जो सिचुआन प्रोविंस में जो इंडस्ट्रीज सिचुएटेड हैं उनकी हालत पतली हो गई है करंटली. उनको ये चूज़ करना पड़ रहा है कि अब हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी दें या फिर इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी दें. इसमें मेनली अफेक्ट हुए हैं टेस्ला, एप्पल, टोयोटा वाले अपना प्लांट क्लोज करने की भी सोच रहे हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा उनको सप्लाई में डिस्रप्शन हो गया है. तो
ये ड्रॉट इनका वंस इन 100 ईयर 200 ईयर्स ड्रॉट है, लेकिन इसने काफ़ी सारी जो ये होते हैं जो फ्लॉज होते हैं उनको बाहर लाके खड़ा कर दिया है चाइनीज़ सिस्टम के। तो इसलिए चीज़ें ऐसे बिखर रही हैं। और ऊपर से इनकी जो जीरो कोविड स्ट्रेटजी है वो अपना पूरा अभी ये दिखा रही है कि इफ़ेक्ट दिखा रही है अभी। और मेनली जो वर्किंग कैपिटल जो कंपनीज़ के पास होती है वो उनकी डिमांड बढ़ गई है काफ़ी। और जीरो कोविड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है या ट्रक ड्राइवर हो गए या पोर्ट पे जो पोर्ट इनको कंटेनर्स ऑपरेट करते हैं वो हो गए, तो इन सबको जीरो कोविड की वजह से एक स्मूथली ऑपरेशन रन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चीज़ें वहाँ पे महंगी होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। और एक और मज़े की बात ये है या अपोजिट बात ये है, पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, चाइना ने इंटरेस्ट रेट घटाया है। तो अब सभी इकोनॉमिस्ट ये बात कह रहे हैं कि जितना वो सोच रहे थे कि चाइनीज़ इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, अब वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत वीक है और वो करंट इंटरेस्ट रेट को भी सस्टेन नहीं कर सकती। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना तो बहुत इट्स अ वेरी टॉक्सिक थिंग फॉर देम। तो इसलिए वो इंटरेस्ट रेट घटा रहे हैं और चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है करंटली। अच्छा, आप जैसे हम इंडिया में सिचुएशन थी 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था और जैसे भी मतलब पूरा एक तरह से बंद हो गया था, जीडीपी नेगेटिव में आ गई थी इस टाइप में, तो चाइना में सिचुएशन कैसी रहेगी? मतलब सिमिलर लेवल पे रहेगी या चाइना को मीन्स इट विल कम अबव दैट लेवल? इंडिया और चाइना को कंपेयर करें। चाइना में हम अगर देखेंगे तो वहाँ पे नंबर्स फज किए जाते हैं मेनली। हम उनके नंबर्स पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाइनीज़ थोड़े बार रोकिए। इंडिया और चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम में डिफरेंस क्या है कि चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ओपेक है और वहाँ पे किसने कितना लोन उठा रखा है या फिर शैडो लैंडिंग कितनी ज़्यादा हो रखी है इसका किसी को आइडिया नहीं है। चाइना एक ऐसी कंट्री थी कि जब तक दौड़ रहा है तब तक दौड़ रहा है, जैसे उनके ठोकर आएगी दे विल फॉल। तो वो एक गिनती की ठोकरें ही सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकते सस्टेन। चाइना की जो स्ट्रेटजी रही है कि पूरे वर्ल्ड को सस्ता सामान बेचो, अल्टरनेटिव्स को ख़त्म करो और फिर मार्केट को डोमिनेट करो। लेकिन पूरे वर्ल्ड ने या फिर स्पेशली ट्रंप ने जो ट्रंप ने उनके साथ किया कि उनका गेम पूरा होने से पहले ही गेम ओवर कर दिया। तो अब चाइना ने वर्ल्ड को सस्ता सामान ही बेच दिया और अब वर्ल्ड उनसे सामान भी नहीं चाहता। तो चाइनीज़ कंपनीज़ को या चाइनीज़ सरकार को ठीक ठाक नुकसान हो चुका है करंटली। और इन्होंने अपने बैंक खाली कर दिए हैं, इनके बैंकों में पैसा नहीं है, डिपॉजिटर्स के पैसे खा चुके हैं इनके बैंक। तो चाइना ऐसा गिरेगा कि ये अगले 60-70-100 साल तक उठ नहीं पाएंगे। लेकिन इतनी जो टाइमलाइन लोग कह रहे हैं 1 साल 2 साल में कुछ नहीं होगा चाइना का। जब तक चाइना वाले अपने न्यूक्लियर वेपन किसी के ऊपर छोड़ ना दें तब तक चाइना नहीं गिरेगा। लास्ट जो स्टैंड है उनका न्यूक्लियर वेपन का स्टैंड है। तो चाइनीज़ इकोनॉमी फॉल कर रही है, नो डाउट। और वो अब वर्ल्ड को धमकी भी यही दे रहे हैं कि आप हमारी इकोनॉमी को गिरने मत दीजिए, अदरवाइज हम सबको लेके मरेंगे। और थोड़े दिन में ये एग्जैक्ट धमकी वो देने भी लग जाएंगे। करंटली जो सबसे बड़ा सेटबैक चाइना को हुआ है वो चिप्स का सेटबैक हुआ है मेनली। जो एक खबर चल रही है कि 7 नैनोमीटर की चिप इन्होंने बना ली है। वो चिप इन्होंने बनाई नहीं है, वो TSMC से खरीदी हुई चिप्स हैं। इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है चिप मैन्युफैक्चर करने की, इनके पास मशीनरी नहीं है चिप मैन्युफैक्चर करने की। तो वो एक सर्टेन इन्होंने प्रॉक्सीज के थ्रू कुछ चिप खरीद ली और उन पे अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं 7 नैनोमीटर की। ये एक PR मूव है इनका। इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है 7 नैनोमीटर चिप्स की। तो चाइनीज़ और इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक वो काम है कि हमारी इकोनॉमी जितनी है वो ओरिजिनल है सारी की सारी, और चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो पता नहीं कितनी ओरिजिनल है और कितना गुब्बारा है।
अच्छा, तो जो आप ये न्यूक्लियर धमकी वाली बात थी, तो ताइवान के साथ इसका कितना मतलब अभी ये जो चल रहा है इनका, नैन्सी आई थी, नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर हैं यूएस की, उन्होंने ताइवान में विजिट की। चाइना ने उनको मतलब धमकी भी दी थी कि ऐसे करोगे तो हम मतलब आग से खेल रहे हो, ये है वो है, तो वो आके चली गई। उन्होंने जो एक्सरसाइज वगैरह की, 7 दिन ज़बरदस्त लाइव एम्यूनेशन ये वो। और अभी आज ही शायद मैं न्यूज़ देख रहा था, तो जो 2 यूएस के जो वॉरशिप हैं वो ताइवान स्टेट को क्रॉस किया उन्होंने। इनसे एक तरह से वो बोलते हैं ना कि नज़र रखे हुए हैं कहीं चाइना वो तो नहीं कर रहा है, या एक तरह से ताइवान को बैक करने के लिए है ये जो। तो चाइना ताइवान मतलब को डरा रहा है, या एक तरह से, और जो यूएस है जो पैसिवली उसको एक तरह से बैक कर रहा है ताइवान को, उसका मतलब आप स्टैंड जो है जैसे यूक्रेन के साथ हुआ, कहीं ताइवान के साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, इसका मैं बताता हूँ आपको कि बिग पिक्चर क्या है। बिग पिक्चर ये है, और यूएस को ये समझ में आ गई बात। बिग पिक्चर ये है कि अगर 2030 तक यूएस ने चाइना को काउंटर नहीं किया तो चाइना इतना बड़ा बन जाएगा, या उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी कि और पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल हो जाएगा चाइना का। तो यूएस को ये बात समझ में आ गई है कि दे हैव टू स्टॉप चाइनाज राइज, अदरवाइज यूएस की जो सुपर पावर स्टेटस है वो चला जाएगा। और यूएस ने सुपर पावर स्टेटस के लिए अपना ये बना रखा है कि दे विल ऑलवेज बी ए सुपर पावर, कि वो और किसी सुपर पावर को राइज ही नहीं करने देंगे। ये उनकी ऑफिशियल पॉलिसी है, ये उनकी डॉक्ट्रिन है, वोल्फोविट्ज डॉक्ट्रिन नाम से 92 में इन्होंने बनाई थी। डिफेंस मिनिस्टर थे इनके, या डिफेंस सेक्रेटरी पॉल वोल्फोविट्ज, उनकी डॉक्ट्रिन बनी हुई है ये कि देयर विल नेवर बी ए सुपर पावर इक्वल टू द यूएस। सो दैट्स वाई वो सो के जाके हैं एक तरह से ट्रंप के आने के बाद। उनकी एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, या उनका फॉरेन पॉलिसी वाला ये सिस्टम कह लीजिए, क्योंकि ओबामा ने तो चाइना को प्लेट में दी हैं बहुत सारी चीज़ें। जितना ओबामा ने चाइना को आगे से आगे ये किया है कि उन्होंने अलाउ किया है चाइना को कि तुम डराओ औरों को। और हम बहुत बार बातें भूल जाते हैं, 2020 से पहले चाइना की इतनी ज़्यादा ये थी हर कंट्री में कि चाइना ये है, चाइना इज़ ये, चाइना इज़ वो, और अब वो सारी हवा निकल चुकी है। लेकिन लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं, पुरानी चीज़ें याद नहीं रखते। तो यूएस का अब क्या ये है कि व्हेन यूएस इज स्ट्रॉन्गर देन चाइना, सो दे वांट टू बरी चाइना फॉर द फ्यूचर, या परमानेंटली चाइना को बरी करना चाहते हैं ताकि वो यूएस को चैलेंज ना कर पाए। तो उसके लिए वो ताइवान को एज ए प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं। और हांगकांग का एग्जांपल देके ताइवान को डरा रहे हैं कि जो हांगकांग के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा, तो तुम चाइना के साथ दोस्ती मत करो, यू हैव टू फाइट फॉर योर लाइफ। और दैट्स वाई जो भी ये प्रोसीजर चल रहा है नैन्सी पेलोसी के ताइवान में जाने का, ये ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए कदम है। तो ऐसा नहीं होता कि हार्ड एंड फास्ट उन्होंने कोई टाइमलाइन डिसाइड कर रखी कि इसमें करेंगे ही करेंगे। उन्होंने स्टार्टिंग कर दी है, अब वो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे व्हाट विल चाइना डू, तो उसके हिसाब से अपनी टाइमलाइन डिसाइड करेंगे वो। सो ये वन स्टेप बाय वन स्टेप चीज़ें चल रही हैं। और चाइना इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया और उसको बैकअप नहीं कर पाए वो। तो इससे चाइना की जो घनघोर बेइज्जती हुई है पूरे वर्ल्ड में, उनकी ऐसी बेइज्जती हुई है, आज तक सबसे ज़्यादा बेइज्जती हुई है उनकी। उन्होंने ये कहा था कि हम नैन्सी पेलोसी के प्लेन को उड़ा देंगे, वी विल बरी ताइवान, और एक्सरसाइज करके वापस आ गए। एक्सरसाइज करने से गोला बारूद किसका खराब हुआ? उनका खराब हुआ है, ताइवान को क्या फ़र्क पड़ा है उससे? ताइवान ने भी बट अभी जो बजट है काफ़ी बढ़ा दिया, डिफेंस बजट। इवन जापान ने डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो हमेशा जब भी आप चाइना की बात करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर, चाइना की फॉरेन या फिर इंटरनेशनल कोई भी लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। पूरी हिस्ट्री में चाइना ने आज तक कोई लड़ाई फॉरेन में नहीं लड़ी और ना ही कोई जीती है लड़ाई। सो जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, ये है चाइना के साथ। तो चाइना की जो फिलोसॉफी रही है वो सुन त्सू वाली आर्ट ऑफ वॉर,
वो ये है कि तुम सामने वाले को कन्विंस कर दो कि वी आर वे मोर पावरफुल देन यू, कि लड़ने का फ़ायदा ही नहीं है। तो चाइना का ब्लफ कॉल कर दिया है इंडिया ने भी और यूएस ने भी कि यू आर नॉट दैट पावरफुल एंड इफ यू वांट टू फाइट वी आर रेडी फॉर यू। सो ब्लफ कॉल हो गया उनका एक तरह से। तो चलिए चलते हैं यूक्रेन की तरफ। जैसे आपने बताया 2020 से पहले चाइना का जो था इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा था। जैसे ये वायरस आया इनका, वुहान वायरस बोलते हैं कोई तो उसको, तो यूरोप के साथ चाइना के रिश्ते जो थे पहले से बेहतर तो नहीं हुए मतलब, लेकिन अभी भी यूरोप इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स। और एक इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस तो चल ही रहा है यूरोप में। तो पहले चाइना का जो वो एंगल है, यूरोप कितना उस पर डिपेंड करता है चाइना पे, और उसको लेके हाइपोक्रेट क्यों है वहाँ के, मतलब रशिया के वो सपोर्ट कर रहा है चाइना यूक्रेन युद्ध में, लेकिन वो क्लियरली उसको चाइना को कुछ बोल नहीं सकते यूरोप वाले, क्योंकि उसको उसका सस्ता सामान चाहिए। तो वो इतने हाइपोक्रेसी क्यों दिखा रहे हैं यूरोप वाले, और उनको फ्यूचर क्या दिखता है यूरोप और चाइना के रिलेशन का आपको? देखिए, पहले बिफोर द यूक्रेन रशिया वॉर यूरोपियंस बिल्कुल भी रेडी नहीं थे चाइनीज़ को स्नब करने के लिए। जो ये इंडिया को ज्ञान पेलते हैं कि तुम यूक्रेन के लिए क्या कर रहे हो, भाई तुमने चाइना पे कौन से सैंक्शन लगाए थे? तुम अपनी गाड़ियाँ और अपना सामान खूब बेच रहे थे वहाँ पे। तुमने हमें ये कहा था कि ट्रेड बढ़ाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब हम भी ये कहेंगे रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो यूरोप में एक कलेक्टिव माइंड डिसोनेंस है, उनको कुछ पर्सपेक्टिव दिखते ही नहीं है, और ये पब्लिक में हो जाता है जब आपकी ईगो लार्जर देन लाइफ हो जाए। तो यूरोप के साथ यही प्रॉब्लम है कि ईगो उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन कंट्रोल उनके पास किसी भी चीज़ का नहीं है। तो रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद रशिया ने इनकी गैस बिल्कुल बंद कर दी है, और इवन फोर्ब्स मैगजीन है जो, उसके एक एडिटर ने यहाँ तक लिखा है कि यूरोप हैज़ बिकम ए थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी। सो यूरोप में 6 से 7 गुना एनर्जी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। जर्मनी में 600 यूरो पर मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है। उसको अगर मैं इंडियन रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ तो 2020 से पहले वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट का रेट था किलोवाट आवर का, जिसको हम इंडिया में यूनिट बोलते हैं, वो 6 से 10 रुपये के बीच में था। अभी 50 रुपये के अराउंड है। इवन इन यूके, इवन इन जर्मनी, इवन इन फिनलैंड, इवन इन पोलैंड। सो इनको क्या लगता था कि तुम रशिया पे सैंक्शन लगाओगे और रशियन इकोनॉमी गिर जाएगी भरभरा के, या रशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इनको ये समझ में नहीं आया कि रशियन इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स्ड है। रशियन इकोनॉमी अपने बेस सर्वाइविंग लेवल पे चल रही है बस। वो कोई इकोनॉमी कोई वो थोड़ी कर रहे हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ा रहे हैं वहाँ पे, या फिर उनका ये कुछ बंद हो जाएगा, या वो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कॉल सेंटर है वहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तेल बेचते हैं, हथियार बेचते हैं, ये इकोनॉमी है उनकी बस। इसके अलावा रशिया की कोई इकोनॉमी नहीं है। तो बेस सर्वाइविंग लेवल पे चल रही थी। जो अपना छोटा मोटा इधर उधर सामान लेते थे वो उन्होंने सामान इधर उधर शिफ्ट कर दिया है। हालांकि उनको चिप्स की और इनकी हथियार बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, बट दे विल मैनेज समहाउ। अब इनको बचाने के लिए इन्होंने पूरे यूक्रेन का बलिदान कर दिया एक तरह से। यूक्रेन में फाइटिंग एज के पर्सन बचे ही नहीं है अभी। और जो मीडिया ब्लैकआउट किया है इन्होंने, रशियन मीडिया का, और अपनी जो मीडिया से प्रोपेगेंडा बिकवाया है विद द हेल्प ऑफ CIA, इससे पूरे वर्ल्ड को इन पे विश्वास ख़त्म हो गया है। अभी अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस पे से विश्वास ख़त्म हो गया है, वेस्ट के इंस्टीट्यूशंस पे से विश्वास ख़त्म हो गया है सबका। अभी रिसेंटली रशिया और इंडिया तो डॉलर में ट्रेड कर ही नहीं रहे।
एक दो दिन पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, जयशंकर, वो अर्जेंटीना गए थे और वहाँ पे भी वो बात करके आए हैं कि लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। सो अब जो कंट्रीज़ हैं वो खुली चुनौती दे रहे हैं यूएस डॉलर की हेजेमनी को। सो ये इन्होंने रशियन वॉर से फ़ायदा किया है और जर्मनी का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे कंपनीज अभी बंद होंगी धीरे धीरे, देन दे विल शिफ्ट टू अदर कंट्रीज़। जर्मनी की बहुत सारी कंपनी हैं, डेल्फी, बॉश, कॉन्टिनेंटल और ऑडी, फॉक्सवागन, BMW, मर्सिडीज़। अगर 6 गुना इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट जो हैं वो कम्पिटिटिव रहेंगे नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। दे हैव टू शिफ्ट, और उससे जर्मनी की इकोनॉमी का क्या होगा, वो कलेप्स कर जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि जो भी उनके जिससे भी उनका ट्रेड सरप्लस चलता था वो कंपनियां बाहर चली जाएंगी, क्योंकि कंपनियों को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जर्मनी के जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पहले वो कतर गए कि कतर विल सप्लाई अस LNG एंड ऑल। इनके पास LNG को रिसीव करने का इंफ्रा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इतने ज़्यादा शिप किसी के पास नहीं है। तीसरी बात, मतलब जो LNG टैंकर्स होते हैं। तीसरी बात, कतर के पास इतनी गैस नहीं है। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी इसमें। वो तो होगी ही होगी ऐड, हाउएवर इंफ्रा भी तो होना चाहिए रिसीव करने का, और जो गैस होती है उसको लिक्विफाई करने का भी इंफ्रा होना चाहिए। ओके। सो फिर इन्होंने कहा कि हम अमेरिका से LNG लेंगे, कि US के पास LNG है, वहाँ से शिप में आएगी, उनके पास भी शिप नहीं है। फिर ये इनके जो चांसलर हैं वो गए कनाडा में कि तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या दे सकते हो हमें। उन्होंने कहा हम तुम्हें हाइड्रोजन दे सकते हैं 10 साल के बाद। 10 साल के बाद। तो ये जर्मनी की हालत हो गई है। अब वो ये कह रहे हैं कि सबको एनर्जी में अपनी कटौती करनी पड़ेगी, पब्लिक प्लेस में हीटर नहीं चलेंगे, सिर्फ हॉस्पिटल्स के सिर्फ कमरों में हीटर चलेंगे, हॉस्पिटल्स के हॉल्स में हीटर नहीं चलेंगे, एस्थेटिक पर्पस के लिए कोई भी लाइट यूज़ हो रही है वो लाइट नहीं चलेगी, और इलेक्ट्रिसिटी की राशनिंग होगी। ये चीज़ें कह रहे हैं वो। एक और इन्होंने क्या ये करा था, झूठ बोला था एक तरह से, मैनिपुलेशन करके, कि इन्होंने कहा कि हमारे पास 75% गैस के रिजर्व्स हैं, लेकिन जितनी इन्होंने 2021 में गैस यूज़ करी थी उसके 20% के 75% इनके पास, यानी इनके पास टोटली 15% गैस है जो इन्होंने 2021 में यूज़ करी थी। एंड विंटर इज कमिंग। सो ये जो कंट्री हैं हंगरी, जो रशिया के साथ इतनी ज़्यादा दुश्मनी मोल नहीं ले रहा या रशिया पे सैंक्शन नहीं लगा रहा, तो पुतिन इनको तो गैस दे रहे हैं जो पास में हंगरी, चेक है। हाँ, लेकिन जो सैंक्शंस में बढ़ गए हिस्सा ले रहे हैं। जैसे अभी एक इंडिपेंडेंस डे था यूक्रेन का, 24 अगस्त को शायद, तो US ने $3 बिलियन के हथियार दिए हैं, जर्मनी ने $500 मिलियन के हथियार दिए हैं, और इनके मर्सिनरीज तो वहाँ पे जाके लड़ी रहे हैं। उनकी सैलरी ये दे रहे हैं 3000 यूरो पर मंथ उनको। जो भी मर्सिनरी यूक्रेन में जाके लड़ रहा है उसको 3000 यूरो दिए जा रहे हैं। कौन दे रहा है? यूक्रेन दे रहा है, US दे रहा है? US देगा, और कौन? US देगा, ये यूरोपियन कंट्री देंगे। क्योंकि एक न्यूज़ आई थी अभी यस्टरडे और आज पता नहीं, मैंने आज ही देखी शायद, तो वो बोल रहे थे कि यूक्रेन में करप्शन इतना है, जो ये बजट आ रहा है ना युद्ध के लिए, उसका नियरली 30 to 40% ही अप्लाई हो पा रहा है वहाँ पे। बाकी जो वहाँ पे जो आर्मी है उसमें इतना करप्शन है, वो ग्राउंड लेवल तक जा ही नहीं रहा है वो पैसा। ऐसा भी है वहाँ पे। क्या है कि यूक्रेन एज ए नेशन को बहुत कम टाइम हुआ है, तो जो पब्लिक है उसमें एक नेशनल प्राइड वाली फीलिंग नहीं है इतनी। तो उनकी आर्मी मेनली US उस पे चलती है, हैंडआउट्स पे। तो वो आर्मी अत्यधिक करप्ट है। उनका पर्पस रशियन हेट्रेड ज़्यादा है, यूक्रेनियन प्राइड कम है। उनको यूक्रेन को बचाना नहीं है, उनको रशिया का नुकसान करना है। तो
उनकी थिंकिंग पाकिस्तान जैसी है कि हम चाहे नंगे हो जाएं लेकिन इंडिया का नुकसान होना चाहिए, जो मैटर करता है वो इंडिया का नुकसान है। तो अब बहुत सारे लोग एक इस तरह की चीज़ें कह रहे थे कि रशिया को वहाँ पे बम गिरा देने चाहिए, इतने कम टाइम में वॉर ख़त्म कर देनी चाहिए, ये है वो है। यूएस ने जहाँ पे भी इतने ज़्यादा सिविलियंस मारे हैं इराक में, अफ़गानिस्तान में, वो रिफ्यूजी यूएस में नहीं जाने वाले थे। वो रिफ्यूजी आसपास की कंट्रीज़ में ही जाते, मैक्स टू मैक्स यूरोप में चले जाते। यूक्रेन के सारे रिफ्यूजी रशिया में आ रहे हैं और रशिया की इकोनॉमी पे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आई थिंक यूरोपियन कंट्री उनको आने भी नहीं दे रहे हैं। आई थिंक ये जो यूक्रेन से पोलैंड और वहाँ जा रहे थे तो उनको वहीं रखा है, कैंप्स में रखा है, अंदर नहीं जाने दिया था, कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही थी। नहीं, स्टार्टिंग में तो उन्होंने काफ़ी रिफ्यूजी एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन पोलैंड ने बाद में यूरोपियन यूनियन से मनी डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि हम मतलब इतने ज़्यादा रिफ्यूजीज रख रहे हैं, इसके पैसे कौन देगा? जिसने लड़ाई स्टार्ट करी है उसको रिफ्यूजीज के पैसे देने पड़ेंगे। सो करंटली पोलैंड जो है वो एक तो क्या है, यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, जो यूरोपियन यूनियन है उसमें बहुत सारे कंट्री हैं और इनकी आपस में हिस्टोरिकल लड़ाई रही है। तो जो हम यूरोपियन यूनियन को एक उसमें ब्लॉक में देखते हैं वो गलत है। ये अलग अलग पार्टी हैं और ये जब तक साथ हैं जब तक इनके आपस के मतलब पूरा हो रहा है एक दूसरे से। जैसे ही अभी जब इनके पास गैस की कमी होनी स्टार्ट होगी और लोग सड़क पे आएंगे तो फिर देखते हैं कि रशिया के आगे कौन कौन सजदा करेगा। आई थिंक ऑलरेडी अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें ही इनकी जो थी आपस की वो बाहर आ गई थी ना, रेशनिंग को लेके इनके एक वो मतलब समझौता करने की कोशिश की थी उन्होंने कि मिलजुल के बांट लेंगे गैस को और रेशनिंग करेंगे, एक तरह से यूज कर लेंगे मिलके, तो सबके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ एक के रिजर्व ठीक ठाक थे, कम पॉपुलेशन थी, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलो हम क्यों करें, हमारे पास तो है गैस। जिनके पास नहीं थी वो फिर इससे मतलब गुस्सा आया उनको उनकी बाहर आ गई मतलब इनकी यूनिटी ईयू में जो भी कंट्री है। तो जो यूरोप में रशिया से गैस की पाइपलाइन आती हैं, दो पाइपलाइन है करंटली। पहले एक पाइपलाइन यूक्रेन के थ्रू आती है, उसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1, और एक जो नई पाइपलाइन बनी है वो सी के अंडर से आती है, उसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो अभी बस बन के तैयार हुई है, लेकिन यूएस ने उस पर सैंक्शन लगा दी थी एक तरह से। बाइडन ने आके उस सैंक्शन को ओपन किया था रशिया को प्लीज़ करने के लिए। लेकिन अब जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो सैंक्शनड है क्योंकि वो रशिया से डायरेक्टली आती है और यूक्रेन के थ्रू नहीं आती। तो जो इंडस्ट्रियल लॉबी है जर्मनी की वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे रिजर्व्स फिल करने तक एक बार नॉर्ड स्ट्रीम 2 चला लो, उसके बाद इसको परमानेंटली बंद कर देंगे। जैसे रशिया इनको देने के लिए ही बैठा है कि बस हम तो टैप तुमने कहा और हमने टैप खोला। टरबाइन तो ले लिया ना कनाडा से। टरबाइन की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं टरबाइन की स्टोरी बताता हूँ आपको कि जो भी मेंटेनेंस रिपेयर सर्विस है टरबाइन की जो वो कनाडा में होती है, तो यूएस ने इन पे लगा रखे हैं सैंक्शन कि रशिया को कोई भी हाईटेक मशीनरी या फिर सर्विस सप्लाई नहीं होगी। अब जो टरबाइन है उसको ऑपरेट करती है रशिया की कंपनी गैज़प्रोम। गैज़प्रोम रशिया की पब्लिक कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट स्टेक है उसमें। तो जो प्रोसीजर जो होता है वो ये होता है, एसओपी जो है उनकी, कि कनाडा से मेंटेनेंस एंड रिपेयर होती है, वो सेंड पहले ये वार से पहले की बात है, तो कनाडा वाले सेंड करते थे रशिया को, रशिया वाले सर्टिफाई करवाते थे जर्मनी से टरबाइन को कि तुम्हें ठीक लग रही है नहीं लग रही टरबाइन, तुम अपनी चेक कर लो अपने हिसाब से, एंड देन गैज़प्रोम यूज्ड टू इंस्टॉल इट। अब कनाडा ने क्या किया है सैंक्शन से बचने के लिए या एक राउंड ट्रिपिंग करने के लिए सैंक्शन की, उन्होंने टरबाइन को जर्मनी शिप कर दिया है डायरेक्टली कि तुम रशिया को दे दो इसको कैसे भी। रशिया वाले उस टरबाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए टरबाइन की कि ये कहाँ से आई, किसने ठीक करी, यहाँ पे जर्मनी में पड़ी तो मिली नहीं, तुम तो बनाते नहीं इसको।
तो रशिया वाले इस पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि इससे सैंक्शन टूट जाएंगी। दैट्स वाई दे आर इंसिस्टिंग ऑन इट। और अब रिसेंट ये खबर निकल के आई है कि 5 टरबाइन कनाडा में अभी करंटली हैं, और जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है वो सिर्फ 20% गैस सप्लाई हो रही है उससे, और उस 20% को भी मेंटेनेंस के लिए 3-4 दिन के लिए बंद कर देता है रशिया। तो जो इन्होंने अंधे सैंक्शन लगाए थे रशिया पे, रशिया के बिजनेसमैन पे भी सैंक्शन लगाए थे। एक का तो यूके में फुटबॉल क्लब था, वो फुटबॉल क्लब खा गए पूरा पूरा ही। और फॉरेन रिजर्व खा गए उनके $200 बिलियन। वही ना, $200 बिलियन और $300 बिलियन थे, ज़्यादा ही थे। तो अब जब रशिया इसको यूज़ कर रहा है गैस को, तो अब इनको ये लग रहा है नहीं तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम जो करो सब कुछ ठीक और हम कुछ भी ना करें। और एक मीडिया में ये जानबूझ के प्रोपेगेंडावारी कह सकते हैं इसको, प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है कि अभी इस युद्ध की वजह से जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है वो पूरा का पूरा इस पे डिपेंड करता है, उनका वीट एंड जो भी है, गरीब लोग हैं वहाँ पे, और वो तो भूखे मर जाएंगे रशिया की वजह से, ये है वो है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इस प्रोपेगेंडा के पीछे क्या स्टोरी थी कि जो यूक्रेन में भी वीट काफ़ी ज़्यादा होता है और यूक्रेन काफ़ी एक्सपोर्ट करता है वीट को, तो इन्होंने रशिया के लिए क्या ट्रैप बिछाया था स्टार्टिंग में, इनको ये लग रहा था कि रशिया बहुत जल्दी यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा और उसके प्रोसीजर में वीट को भी टेक ओवर कर लेगा यूक्रेन के। तो इन्होंने, यूक्रेन वालों ने, जो इनका सबसे मेजर पोर्ट है ओडेसा के आसपास सी में माइंस बिछा रखी हैं इन्होंने, और जो यूक्रेन का ग्रेन है वो इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ से शिप निकल ही नहीं सकते हार्बर से, क्योंकि वहाँ पे माइंस बिछी हुई हैं। माइंस बिछाने का इनका रीज़न मेनली ये भी था सी में कि रशिया वाले सी के थ्रू ओडेसा पे अटैक ना कर पाए। सो जो ग्रेन एक्सपोर्ट को रोक रहा है वो यूक्रेन है, ना कि रशिया। और क्राइमिया में भी पोर्ट है इनका इसके लिए, वीट एक्सपोर्ट के लिए। वो रशिया का होगा, रशिया का ही है। हाँ, लेकिन उससे तो अलाउ किया रशिया ने, आई थिंक, एक्सपोर्ट। रशिया तो एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यूक्रेन में काफ़ी सारा वीट है। अच्छा, यूक्रेन भी मेजर एक्सपोर्टर है वीट का। ओके, तो अभी चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, हमारे पड़ोसी देश। तो पाकिस्तान में लगता है चाइना में बारिश नहीं हुई, पाकिस्तान में ज़्यादा बारिश होगी। और पाकिस्तान में बारिश होना मतलब एक तरह से वो बाढ़ भी, भयंकर बाढ़ आई है। सुनने में आया कि वहाँ पे, और कोई वेलफेयर तो है नहीं पब्लिक का कि सरकार ये प्रयास कर रही हो कि हम बचा लेंगे बाढ़ से। बाढ़ में जनरली बहुत कम होता है कि ऐसा लोग, मतलब एक तरह से फेमिनाइन का ज़्यादा वो रहता है ना कि कोई महामारी ना आ जाए ये वो। बट वहाँ पे एक तो पहले से ही इतना वो चल रहा है, वो IMF उनको लोन नहीं दे रहा बेचारों को, और एक इमरान खान जी हैं अपने, तो इमरान खान बेचारे गायब हैं, दिख नहीं रहे हैं, कई दिनों से बोल रहे हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया है, उन पे देशद्रोह का मुकदमा ये वो चलाएंगे। तो पाकिस्तान की हालात बद से बदतर हो गई है बेचारा, मतलब अभी तो उनको क्या करना चाहिए अभी, इससे कैसे रिवाइव पाएंगे? क्या करना चाहिए इसके बारे में कहना तो मुश्किल होगा, पर उनके हालात कुछ ऐसे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पहले थी, पीक पर थी, इकोनॉमिक क्राइसिस पीक पर था, और अब नेचुरल डिजास्टर भी टूट पड़ा है। और इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगतेगी पाकिस्तान की जनता। पॉलिटिशियन निकल जाएंगे, पॉलिटिक्स में वहाँ यही होता है, एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, दूसरा ओपोनेंट भाग जाता है। जैसे अभी इमरान खान के खिलाफ एक एंटी टेररिज्म के कुछ सेक्शंस लगा के उसके ऊपर मुकदमा लगाया है। अगर वो ट्रायल जाता है या कोर्ट में जाता है, हालांकि अभी तक तो हाई कोर्ट ने बैन लगा रखा है, उसकी गिरफ्तारी से रोक दी है उसको, लेकिन अगर वो आगे बढ़ेगा तो इमरान खान जेल जाएगा। तो प्रधानमंत्री बनना और जेल जाना ये तो पाकिस्तान का रूटीन चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, या तो आप जेल जाओ या विदेश भाग जाओ। इसके अलावा पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत आगे बहुत भयंकर लेवल पे चल रही थी। अभी कुछ दिनों से पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी है। बाढ़ यूजुअली किसी नदी में आती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में आती है, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान में बाढ़ है और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बाढ़ में डूब रखा है।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ है नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ नहीं पता है। वहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, सरकार है, सब लग रहे हैं सरकार बनाने, बचाने, बिगाड़ने में। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री तो सब वार्निंग देते रहे हैं, मैं बहुत खतरनाक हूँ, बहुत खतरनाक हूँ। तो ऐसे में इसका सबसे ज़्यादा भुगतेंगे वहाँ के लोग हैं। आधा पाकिस्तान मतलब पानी में है, बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं वहाँ, यहाँ इवन गवर्नमेंट को रोटी तक सस्ती करने के लिए रैशनिंग करनी पड़ रही है। रोटी की रेट वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से रैशनिंग हो रही है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान होना है वो वहाँ की जनता का है। हाल ही में उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला है कि इंडियन आर्मी ने एक टेररिस्ट को अरेस्ट किया है जो इन्फिल्ट्रेट कर रहा था। वो टेररिस्ट कन्फेस कर रहा है कि मुझे पाकिस्तान के एक कर्नल ने 30,000 रुपये दे के यहाँ भेजा है। 30,000 पाकिस्तानी रुपये? 30,000 पाकिस्तानी रुपये हैं, जिनको कन्वर्ट करेंगे तो 11,000 इंडियन रुपीज़ होते हैं। मतलब जान इतनी सस्ती हो गई है कि लोग 10-10, 12-12 हज़ार रुपये के लिए मरने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं। और वो पैसे उसको बाद में दिए जाएंगे, और वो पैसे भी उसको मिले नहीं है, पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ऐसे क्राइसिस में ये सब चीज़ें कोई बड़ी वाली बात नहीं है और ये आवाम भुगतेगा। इंडियन आर्मी को भी एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। अभी काफ़ी लोगों को तो बॉर्डर पे ही कुछ वीडियो भी आए हैं जहाँ इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पे ही काफ़ी लोगों को एलिमिनेट किया है इन्फिल्ट्रेट करते टाइम। एक था उसको पकड़ा है, वो घायल था, उसको इंडियन आर्मी ने ब्लड दे के बचाया और उसके बाद उसने कन्फेस किया कि 30,000, मात्र 30,000 पाकिस्तानी रुपए के लिए वो इन्फिल्ट्रेट करके ट्रेनिंग लेके और यहाँ दहशतगर्दी करने के लिए आ रहा है। तो पाकिस्तान में जो हालात हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अब भी जो ये बाढ़ आ रखी है, ये सब इंडिया की साजिश है। इंडिया की साजिश हो ना हो, लेकिन इंडिया का शेयर जरूर, इंडिया को भुगतना जरूर पड़ेगा कुछ हद तक। जैसे पाकिस्तान वाले कहते हैं हिंद की और यहूद की साजिश है। हाँ, हिंद की और यहूद की साजिश, इंडिया हमारे साथ, जबकि दोनों को पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे तो उनका जो सीपैक है वो भी प्रभावित होगा ना बाढ़ से। सीपैक के लिए अभी शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया है, वो विड्रॉ करना चाहते हैं उससे। अच्छा। हालांकि चाइना के ऊपर डिपेंड करेगा कि चाइना उसको एक्सेप्ट करता है नहीं, पर चल रहा है प्रोसेस। और वैसे भी सीपैक कभी फुल फ्लैग टेक ऑफ किया ही नहीं, वो शुरू होता है, बंद हो जाता है, कहीं बम फूट जाते हैं, कहीं पाकिस्तान में समस्या आ जाती है। और सीपैक के लिए कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि ये न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हो सकता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई और पूरे देश पर राज कर बैठी। तो चाइना का जो डेब्ट ट्रैप है वो सीपैक की सारी शर्तें, इलेक्ट्रिसिटी के रेट, वहाँ काम करेंगे वो एम्प्लॉई, इंजीनियर, तो उनसे ये लगता है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पर डेब्ट ट्रैप इतना हो जाए कि पाकिस्तान वहाँ की इकोनॉमी पे कब्जा कर ले, जिसकी पूरी संभावना दिख भी रही है, क्योंकि IMF उनको लोन नहीं देता है। डेब्ट इतने बढ़ गए हैं कि लोन लेते हैं वो तो उनका इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है। तो हालात तो काफ़ी ख़राब है पाकिस्तान के। आगे कैसे निकलेंगे इसके बारे में तो शायद पाकिस्तान को भी नहीं पता होगा। अभी उन्होंने अपनी आर्मी बाउंसर्स की तरह किराए पे दी है कि वो सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे वो कतर में जाके। पाकिस्तान जब भी चाइना को ये कहता है कि वी वांट टू रीनेगोशिएट सीपैक, तो चाइना का एक ही आंसर होता है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तुमने चूज करने की जो फैसिलिटी थी उसका दुरुपयोग बहुत बार कर लिया है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। अब पाकिस्तान की फ्लड के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जाहिल लोग तो ये हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है इनका। इनके जो डैम स्टार्टिंग में बनाए थे इन्होंने इंडस पे, जो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जितना पानी पाकिस्तान के पास जाता है, पाकिस्तान इज़ नॉट इन ए सिचुएशन टू यूज़ ऑल दैट वाटर। इनके जो पहले के डैम बने हुए थे, इन्होंने कोई नए डैम तो बनाए नहीं है। 1-2 डैम इनके चाइना ने बनाए हैं अभी POK में। तो जो पाकिस्तान के पुराने डैम हैं उनकी सिल्टिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि डैम की एक लाइफ होती है, उसके बाद आपको डीसिल्ट करना पड़ता है उसको, उसमें से जो रेत और वो इकट्ठा हो चुका होता है वो निकालना पड़ता है। पाकिस्तान ने कभी डीसिल्टिंग की ही नहीं उनके डैम्स की। तो उनके जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी बहुत कम है करंटली, तो ना तो उससे वो पावर जनरेट कर सकते हैं, ना उससे वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इतना जितनी उनके पास ज़मीन है उसको इरीगेट नहीं कर सकते वो। और पाकिस्तान के बारे में ये बताता हूँ आपको, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इरीगेशन सिस्टम था पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट इरीगेशन सिस्टम पाकिस्तान। इसीलिए उसको पंजाब कहा क्यों जाता है, पंजाब रीजन इज बिकॉज ऑफ वहाँ पे 5 रिवर हैं, दैट्स वाई उस रीजन को पंजाब कहा जाता है।
और फ्लैट लैंड्स हैं बिल्कुल, और बेस्ट इरिगेशन सिस्टम था वहाँ पे। और अब पाकिस्तान वाले भूखे मर रहे हैं, वहाँ पे फ्लड आ रही है, क्योंकि जो इनके पास था वो भी इनसे संभाला नहीं गया कभी भी। डैम की डिसिल्टिंग नहीं करी इन्होंने। सो जो फ्लड आई है वो इतने दिनों की कारगुजारी का नतीजा है। अब जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है पाकिस्तान में, वो एक कल्मिनेशन की तरफ बढ़ रही है। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनको अब कोई निकाल नहीं सकता। जो इनका सबसे अच्छा सोचने वाला या फिर इनका हितैषी है वो अरब वर्ल्ड, उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद यूएस आता है। यूएस को इन्होंने इतना बैक स्टैब किया है कि अब यूएस को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली तालिबान के साथ डील कर ली है और तालिबान वाले उनके कहने पे चलते हैं। सो पाकिस्तान को अब चारों तरफ से ठोका जाएगा। एक तरफ से तालिबान ठोकेगा, एक तरफ से चाइना ठोकेगा इनको, नेचुरल डिजास्टर ठोक ही रहे हैं इनको, और इंडिया भी अपना प्रेशर बढ़ाएगा। और पीओके किसी भी दिन, पीओके लेने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बहुत ज़्यादा हैं। 10 साल का तो कोई मतलब नहीं बनता। 5 साल से अंडर में लेके चलिए, और 5 साल भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 2 या 3 साल मैक्स पकड़ के चलिए आप। जो पीओके में करंटली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर आपने गौर किया हो, इवन यहाँ तक एक प्रोटेस्ट हुआ था कि जो गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया है वहाँ पे हुंजा वैली है, HUNZA, हुंजा वैली के जो रिलेशंस हैं वो शिनजियांग से लगते हैं, और उनका दे आर सेम ट्राइब, तो दिखने में भी थोड़ा उन जैसे ही है। हाँ, तो उनके आपस में शादियाँ होती हैं। जब इनकी औरतें वहाँ पे अपने घर पे गई तो चाइना वालों ने उनको किडनैप करके कैंप्स में डाल दिया। इसके लिए वो मेजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी औरतों को किडनैप किया है चाइना वालों ने। तो ये एक मेजर रीजन है वहाँ पे प्रोटेस्ट का। और भी अगर किसी बेसिस पे अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं करवाएगा वहाँ पे प्रोटेस्ट? अगर हमें वो रीजन चाहिए तो हम वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करवाएंगे? तो पाकिस्तान की जो फ्यूचर है वो बहुत ख़राब है, लेकिन धराशायी होने से पहले ये हमारा बहुत नुकसान करके जाएंगे पाकिस्तान। कैसे? 30,000 में आतंकवादी आ रहे हैं ना, थोड़े दिन में 10,000 में आएंगे, फिर फ्री में भी आएंगे। फ्री में भी आएंगे। देखते हैं। 5 साल का टाइम दिया आपने, चलो टाइम विल डिसाइड। अभी चलते हैं, क्या नाम है, मरिया, सना मरीन, जो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, वो पार्टी वार्टी कुछ ज़्यादा ही कर रही है आजकल। तो उनकी पार्टी के उसने कही थी कि कोई वो थे जैसे अपने यहाँ पे मेंबर होते हैं लोकसभा के, और वो ड्रग टेस्ट भी करवाया उनका। और ओपोजिशन वाले तो चिल्ला ही रहे हैं कि ऐसे मीन्स कितनी 36-37 ईयर्स की हैं वो। तो कुछ लोग उनके समर्थन में भी बोल रहे हैं कि नहीं, यंग हैं, डांस ही तो कर रही हैं, पार्टी करना कोई बुरी बात नहीं है। और हैशटैग भी चला रहे हैं लोग वहाँ पे, लेडीज़ खासकर फिनलैंड में, कि आई सपोर्ट माई प्राइम मिनिस्टर। वो भी अपनी डांस वीडियोज अपलोड कर रहे हैं ये वो। तो आपका क्या नज़रिया है इस पर? डांस करना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का डांस करना ख़राब बात है। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। पहली बात तो वो कोई फोक डांस नहीं कर रही थी। अगर आप वीडियो एक बार देखेंगे तो इट वाज क्लियर कि शी वाज अंडर अल्कोहल और ड्रग्स। और जो उसने ड्रग टेस्ट करवाया है तो कोकीन या हेरोइन ये 2 दिन से ऊपर ब्लड में नहीं टिकती। सो वो चीज़ हटा सकते हैं। तो उनका नेगेटिव पॉजिटिव आने से उसका कोई मतलब नहीं है। नंबर 2,
शी इज़ ए मैरिड पर्सन, और वो डर्टी डांसिंग कर रही थी किसी मेल रैपर के साथ। सब थे, मेल फीमेल सब थे। नहीं, एक और वीडियो है, अच्छा। उसमें वो 2 या 3 मिनट तक डांस कर रही है, डर्टी डांसिंग, चिपक चिपक के। ओके ओके। शी इज़ मैरिड। उसके बाद एक फ़ोटो और आई है जिसमें 2 लड़कियां टॉपलेस होके किस कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर हॉल में। So, उसने क्या किया था, शी हैड गॉन टू ए म्यूज़िक फेस्टिवल, और वहाँ पे उसने जब म्यूज़िक फेस्टिवल ख़त्म हुआ तो उसने सबको इनवाइट कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके पार्टी कर लो। चलो पार्टी करते हैं। हाँ। सो जो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसकी भी एंट्री हुई, रैंडम पर्सन थे वो, उनका कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इन चीज़ों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पूरे कंट्री की पावर है, और जब आपका प्राइम मिनिस्टर अगर डीजनरेट होता है तो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस उसको टारगेट करती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कौन आपके प्राइम मिनिस्टर को या हेड ऑफ स्टेट को कंट्रोल कर रहा है उसकी डीजनरेसी की वजह से। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब यूरोप की अगर पब्लिक इतनी डीजनरेट हो चुकी है, या फिनलैंड की पब्लिक इतनी डीजनरेट हो चुकी है कि उनको अपनी प्राइम मिनिस्टर को नचाना है, तो फिर दे कैन वेरी वेल डू इट। हु आर वी टू से एनीथिंग। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही कुछ देश विदेश की खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।